आजादी के बाद से अब तक देश में 15 प्रधानमंत्री बने हैं, जिनमें से उत्तर प्रदेश ने देश को सबसे अधिक 9 प्रधानमंत्री दिए। देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू से लेकर मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश से ही जीत कर आए। इसी उत्तर प्रदेश ने 2014 और 2019 में बीजेपी को दिल खोलकर सीटें दी, तो उसे अपने दम पर बहुमत मिला। 2024 में इसी उत्तर प्रदेश ने कटौती की तो पार्टी की स्थिति डावाडोल हो गई। अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस नतीजे के बाद ताबड़तोड़ एक्शन लेने शुरू किए हैं। सभी पार्टियां यूपी के नतीजे को लेकर अपना अपना विचार व्यक्त कर रही हैं और चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सियासत यूपी को लेकर ही हो रही है। लोकसभा चुनाव का मौसम बीत गया, लेकिन यूपी का माहौल अब और गर्म है। योगी आदित्यनाथ दिल्ली से लौटते ही फुल एक्शन, अपराधियों पर पुलिस बरस रही, एक साथ इकट्ठे होंगे, एक साथ रहेंगे। अतिक्रमण पर बुलडोजर और अधिकारियों पर मुख्यमंत्री। यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका लगा और विपक्ष को बड़ी कामयाबी। इन नतीजों ने 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से माहौल बना दिया। योगी आदित्यनाथ मिशन मोड में खामियों को दूर करने में जुटे। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, अनाचार दुराचार में लिप्त हैं, वे लोग आध्यात्मिक आराधना के महत्व को नहीं समझ सकते। अखिलेश पीडीए के फॉर्मूले से यूपी फतेह की रणनीति बुन रहे हैं। जो सिद्धांत डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने दिया, जिन सिद्धांतों को लेकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लगातार जीवन भर काम किया, नेताजी ने जो संघर्ष किया, उस रास्ते में हम सब लोग चलेंगे और कोशिश रहेगी कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इसी तरीके से और मजबूत बनेगी। रायबरेली से केंद्र की सत्ता के लिए चुनौतियां उठ रही हैं। अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। गाजीपुर से सियासी नसीहतों का शोर उठ रहा है। मोदी का जादू खत्म हो चुका है। आप बताओ, मोदी जहां से चुनाव लड़े, बगल में चंदौली नहीं बचा, गाजीपुर नहीं बचा, मछली शहर नहीं बचा, 3 तरफ से बनारस घिरा हुआ है, तीनों सीट हार गए। लेकिन वो तो अंतिम चरण में योगी आदित्यनाथ ने बनारस में आकर के एकदम खूंटा गाड़ करके इस बात का प्रयास कर दिया और अपने लोगों को तेज किया कि किसी भी सूरत से मोदी जी को जिता देना है। और नहीं, यकीन मानिए, मोदी जी भी चुनाव हार गए होते अगर इतना मजबूती से योगी आदित्यनाथ लगे। अयोध्या से उठते सुरों में चिंतन है। जनता ने साफ साफ अयोध्या में जनादेश दे दिया कि राम के व्यापारी हैं भाजपा वाले और इंडिया गठबंधन राम के पुजारी है। विधायक ने, किसी बड़े नेता ने, चाहे वो जिला स्तर का रहा हो चाहे अन्य स्तर का रहा हो, और किसी ने यह भितरघात किया है, इसकी जांच जो है गहराई से होनी चाहिए। वाराणसी के नतीजों पर जोरदार मंथन। यूपी की राजनीति निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। बीजेपी को खोया रसूख वापस पाना है। समाजवादी पार्टी अपनी रफ्तार को कायम रखना चाहती है। कांग्रेस को भी अरसे बाद यूपी से संभावनाएं जगी है। पूरी यूपी में और पूरे देश भर में ये संदेश आप लोगों ने भेजा कि हमें एक समर्पित, एक सच्ची, एक साफ राजनीति चाहिए अपने देश में। बीजेपी यूपी में लड़खड़ाने का अर्थ समझती है, इसीलिए कहां समीकरण कमजोर हुए, कहां रणनीतियां फेल हुई, कहां किसने क्या घात किया, कहां किसने कितना साथ दिया, इन सब पर विचार विमर्श चल रहा है। अच्छे नतीजे न मिलने के बावजूद मोदी सरकार पार्ट 3 में सबसे ज्यादा 9 मंत्री यूपी से ही बनाए गए। कीर्तिवर्धन सिंह, मैं जितेंद्र प्रसाद, मैं अनुप्रिया पटेल, मैं पंकज चौधरी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा चुनाव के बाद वाराणसी जाने वाले हैं। गोरखपुर में आरएसएस प्रमुख डेरा शिविर लगाए हैं। मुलाकात होगी, बात होगी और नई रणनीति पर विचार भी होगा।
2027 के महारण से पहले यूपी में विधानसभा की 9 सीटों पर भी उपचुनाव होंगे। इनमें अयोध्या से बीजेपी को हराने वाले समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद की विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा और अखिलेश की करहल सीट पर भी। यानी जल्दी ही यूपी में सत्ता और विपक्ष के बीच दो हाथ होते देखे जाएंगे। तैयारियां उसकी भी जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में उम्मीद से बहुत कम सीटों के बाद बीजेपी के भीतर भी घमासान छिड़ा। किसी ने भीतर घात की बात कही, किसी ने गद्दारी की। नतीजे के बाद चर्चा ये शुरू हुई कि योगी आदित्यनाथ को लेकर पार्टी में ऑल इज नॉट वेल। हालांकि शपथ ग्रहण में जब मोदी और योगी के मिलने की तस्वीरें सामने आई तो उन अटकलों की हवा निकली। योगी अमित शाह से भी मिले और राजनाथ सिंह से भी, और अब योगी आदित्यनाथ ने मिशन 2027 की शुरुआत कर दी। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधि ले। यानी जो बीत गया उसे भूल कर आगे के बारे में विचार करो। कुछ इसी अंदाज में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपाकर दिल्ली से वापस यूपी भेजा। भरोसे का हौसला देकर, समर्थन की हिम्मत दी। यूपी से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें थी। 80 में 80 सीटों का लक्ष्य था और इसी उम्मीद में बीजेपी ने 400 पार का नारा गढ़ा था। लेकिन यूपी से ही बीजेपी को सबसे बड़ी निराशा मिली। कई किंतु परंतु सामने आए। मतभेद से लेकर मनभेद की बातें उठी, लेकिन इस एक तस्वीर ने सब साफ कर दिया। प्रधानमंत्री का विश्वास लेकर योगी आदित्यनाथ फिर से जुटे हैं यूपी की टूटी कड़ियां जोड़ने। चुनौती नई है, लेकिन अंदाज वही पुराना है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। नाराज नहीं होते रे, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते, नाराज नहीं होते। योगी आदित्यनाथ जब से दिल्ली से लौटे हैं फुल फॉर्म में हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी। भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। सभी निर्माण कार्यों की समीक्षा और समय पर पूरा करने के लिए कड़ी हिदायत। गंगा और तालाबों के किनारे अतिक्रमण पर कई जगह बुलडोजर एक्शन। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा के तहत 22 एनकाउंटर। देखिए, सबसे बड़ी बात जो पहला लक्ष्य था कि देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का वो सपना साकार हुआ। एनडीए गठबंधन का वो सपना साकार हुआ और मजे की बात, गठबंधन ने पहले ही प्रत्याशी घोषित करके प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ा और प्रधानमंत्री पद की जीत हुई। ये पहली चीज है। रही बात जो आप लोगों के जहन में है कि सीटें कम आई, तो उसकी समीक्षा हो रही है, हो जाती है। योगी आदित्यनाथ के सामने यूपी में फिर से पार्टी का खोया जनाधार हासिल करने की बड़ी चुनौती है। अयोध्या में मिली हार और वाराणसी में कम हुआ जीत का अंतर बड़ा सवाल है उनके सामने। प्रधानमंत्री मोदी को वाराणसी आना है। योगी आदित्यनाथ उससे पहले वाराणसी पहुंचकर समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रत्याशित रिजल्ट थे उस पर भी चर्चा हमको लोगों में होगी और निश्चित रूप से जो कमियां हैं उस पर आएगा, फिर आगे सुधार किया जाएगा, फिर जीत में दर्ज किया जाएगा। बीजेपी को यूपी में झटका क्यों लगा? क्या ओबीसी वोट साथ नहीं आया? भीतर घात की बातें क्यों उठी? राजपूत समाज की नाराजगी का क्या असर पड़ा? अब आगे खोया हुआ विश्वास जनता के बीच फिर से कैसे कायम हो? इन सारे सवालों के जवाब के लिए बीजेपी नेतृत्व योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहा है। चुनाव के बीचों बीच जब अरविंद केजरीवाल को प्रचार के लिए बेल मिली तो उनके एक बयान ने खूब बवाल मचाया। बयान योगी आदित्यनाथ को लेकर कि चुनाव खत्म होने के 2 महीने के अंदर उनसे सीएम की कुर्सी छीन ली जाएगी। योगी ने इस आरोप का पुरजोर खंडन किया। अब नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी ने फिर योगी को लेकर एक बयान दिया है। क्या विपक्ष को सचमुच योगी आदित्यनाथ के प्रति अतिरिक्त सहानुभूति है या फिर योगी के जरिए वो यूपी की राजनीति में कोई और ही निशाना साधना चाहते हैं? योगी जी, आपके असली दुश्मन तो आपकी पार्टी में बैठे हैं। प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी आपको यूपी की कुर्सी से हटाने का पूरा प्लान बना चुके हैं। प्लान बना चुके हैं। मंत्रिमंडल तो बदलेगा ही बदलेगा। अरे भैया, संभाल दिया योगी आदित्यनाथ। मोदी का जादू खत्म हो चुका है।
विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है, बांटने की राजनीति कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी नाम का क्या महत्व है, ये किसी से छिपा नहीं है। योगी आदित्यनाथ बीजेपी की जीत में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। वो बीजेपी के स्टार प्रचारक भी हैं, उसकी ताकत भी। विपक्ष ने योगी की अहमियत को समझते हुए बीजेपी की उसी ताकत पर चोट की। प्रचार के लिए जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने ऐसा शिगुफा छेड़ा कि वो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का केंद्र बन गया। 2 महीने के अंदर योगी जी को उत्तर प्रदेश के सीएम से हटाया जा रहा है। इस देश के बच्चे की जुबान पे ये था कि योगी जी को अगले 2 महीने में चुनाव जीतते ये लोग हटाएंगे, तो ये बात तो पक्की होगी कि योगी जी को हटाया जा रहा है। केजरीवाल की बात को अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की योजना की वजह से सरकार बनी, लाडली योजना की वजह से सरकार बनी, उन्हें हटा दिया। मध्य प्रदेश में जो चीफ मिनिस्टर का चेहरा था उन्हें चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। तो ऐसे तमाम उदाहरण हैं जहां ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस पे भरोसा नहीं करती है उसको दोबारा कुर्सी पर नहीं बैठाते हैं। जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हो, कई होर्डिंगों में वो इंजन गायब है, पहले ही गायब हो गया। आप पूरे लखनऊ में देख के आइए, जो डबल इंजन की सरकार का दावा करते हैं वो इंजन गायब है। विपक्ष के पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो वह आपस में बांटने की राजनीति कर रही है। वैसे भी इन्होंने हमेशा बांटा है, विभाजन किया है। पहले देश को बांटा कांग्रेस ने, फिर इसके बाद इन लोगों ने क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर बांटा, और इस चुनाव में जाति के आधार पर बांट करके इन्होंने अनेक प्रकार के प्रोपोगंडा किए। तो यह उनका एक प्रोपोगंडा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में बीजेपी के चुनावी कैंपेन में योगी की डिमांड पीएम नरेंद्र मोदी के बाद सबसे अधिक रहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने 206 रैलियां और सभाएं की, तो योगी आदित्यनाथ ने 204 की। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग भी रखी। जानकार मानते हैं कि योगी को टारगेट करना राजनीति का ये एक ऐसा माइंड गेम था जो विपक्ष के लिए शायद काम कर गया। बीजेपी के लिए भी नुकसानदेह इसलिए भी रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की बड़ी फैन फॉलोइंग है, उनके बड़े तादाद में समर्थक हैं, और जब ऐसी बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है समर्थकों में मायूसी होती है, उनमें अविश्वास फैलता है। बीजेपी की तरफ से उस अविश्वास को दूर करने की कोई कोशिश होती दिखाई नहीं दी। जेपी नड्डा ने इस मामले में सफाई जरूर दी, लेकिन जब सफाई दी तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कई चरणों के मतदान हो। यूपी में बीजेपी के भीतर एक लड़ाई पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मोर्चे पर छिड़ गई है। आमने सामने है पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और पूर्व विधायक संगीत सोम। लड़ाई इतनी बड़ी हो गई कि मामला अब थाने तक पहुंच गया। मेरा पानी उतरता देख किनारे पर घर मत बना लेना, मैं समंदर हूं, लौट के जरूर आऊंगा। पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता, पत्थर पे सिर पटक के कुछ नहीं होता। समंदर को वापस आना नहीं आना वो उसे पता होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 2 दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम और दूसरी ओर पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। जब से लोकसभा चुनाव में संजीव बालियान की हार हुई है, दोनों नेताओं के बीच घमासान छिड़ा है। थाना लालगुर्दी अंतर्गत एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके संबंध में जो बिंदु दिए गए उसके बारे में जांच की जा रही है। हाँ, एक जो प्रार्थना पत्र भेजा गया उसके प्रार्थना पत्र में जो बिंदु अंकित है उसके बारे में एक जांच की जा रही है थाना लालगुर्दी के माध्यम से। दरअसल पूर्व विधायक संगीत सोम के लेटर हेड पर एक चिट्ठी वायरल है जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। चिट्ठी में लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में संजीव बालियान की फर्जी तरीके से बनाई गई संपत्ति है। संजीव बालियान का समाजवादी पार्टी से रिश्ता है। मैं इस पर एफआईआर कराने जा रहा हूं। अभी जैसा आपको बताया किसी ने ये बांटी है, मैं एफआईआर कराने जा रहा हूं और ये गलत है, किसी की ये साजिश है, इस पर देखना। दोनों के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब पश्चिमी यूपी की मुजफ्फरनगर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान की हार हुई। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र सिंह मलिक ने संजीव बालियान को 24,672 वोटों से हराया।
हरेंद्र सिंह मलिक को 4,70,721 वोट मिले तो संजीव बालियान को 4,46,049 वोट मिले। मंत्री चुनाव के दौरान संजीव सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा है और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। इस सवाल जवाब के बाद ही संगीत सोम भड़क गए। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बालियान पर आरोपों की झड़ी लगा दी। मुझे तो मीडिया के सामने इस बात के लिए आना पड़ा क्योंकि मुझ पर नाम लेकर आरोप लगाया गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने नेतृत्व से यही कहूंगा कि इस सारे विषय की जांच होनी चाहिए। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। गन्ने की मिठास से महकता हुआ शहर है मुजफ्फरनगर, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद से ही माहौल में कड़वाहट है। ऐसा नहीं है कि इस बवाल की शुरुआत अब हुई है। दोनों नेताओं के बीच अदावत पुरानी है। 2022 विधानसभा चुनाव में संगीत सोम हारे तो उन्होंने ठीकरा बालियान पर फोड़ा। बीजेपी के खिलाफ ठाकुरों की पंचायत हुई, उस दौरान भी दोनों में आरोप प्रत्यारोप हुए थे। हालांकि इस पूरे मामले पर बीजेपी की तरफ से अभी तक कोई बयान नहीं आया है।